20 1.20 पे आ जाओ, पेज नंबर 1.20 करंट लायबिलिटीज। अब बेटे करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, आप लोग सबको पता है। करंट लायबिलिटीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, जो ऑपरेटिंग साइकिल या फिर विद इन 12 मंथ्स वाली तो सारी करंट लायबिलिटी होंगी, लेकिन अगर 12 मंथ्स के बाद ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का है और 18 महीने से पहले पेमेंट आनी हो, तब भी वो क्या मानी जाती है, करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसमें करंट लायबिलिटी में कौन कौन से हेडिंग थे, जो नॉन करंट में थे वही करंट लायबिलिटी में है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और ट्रेड पेबल्स। अब इसके अंदर बोरोइंग में क्या क्या आएगा बेटा, देखो नीचे कितने पॉइंट दे रखे हैं, 6 पॉइंट। अब आपको ना ये थोड़ी पूछेंगे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मेजर हेडिंग बता दो या सब हेडिंग, नहीं, आपको बोला जाएगा लोन रीपेबल ऑन डिमांड। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, रीपेबल मतलब वापस करना, ऑन डिमांड मतलब जो मांगेगा तब। अरे भैया जब अगर कोई मांगेगा तभी पैसा देना पड़ जाए, वो तो फिर करंट लायबिलिटी होगी ना, नॉन करंट तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो आपको ये पॉइंट दे दिया जाएगा, लोन रीपेमेंट ऑन डिमांड, इसका सब हेडिंग बता दो और इसका मेजर हेडिंग बता दो। तो इसका सब हेडिंग क्या बनेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और मेजर हेडिंग क्या बनेगा, करंट लायबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही इसमें पूछा जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट दोनों करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी तो आएगा ही आएगा, बट साफ साफ नजर आ रहा है अगर बैंक से उधार ले रखा है तो किसमें आएगा, बोरोइंग में। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, यहां पे डिबेंचर में वर्ड यूज कर सकता हूं, करंट मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स। वैसे तो डिबेंचर मैंने क्या बताया था आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा, बट इसमें क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। फोर्थ, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज रिपेबल विद इन, ये तो नॉर्मल है। डिपॉजिट्स, नॉर्मली डिपॉजिट्स अगर लिखे हैं तो किसमें आते हैं, वो पब्लिक डिपॉजिट आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग में, और ओनली डिपॉजिट लिखे होंगे तो किसमें डाल देना, शॉर्ट टर्म। अदर लोन एंड एडवांसेस, राइट, अब लोन एंड एडवांसेस दोनों में आते हैं बेटा, डिपेंड करेगा, क्वेश्चन बताएगा लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। इसके अंदर 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर ने आपसे ये वाला पॉइंट पूछना होगा कि मेजर हेडिंग करंट लायबिलिटी होना चाहिए और सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग होना चाहिए, तो ये 2 चीजें पूछने के लिए आपको पहले 3 पॉइंट पूछेगा 100%। पहला पॉइंट वो दे सकता है लोन रिपेबल ऑन डिमांड, दूसरा दे सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, और तीसरा दे सकता है करंट मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स। ये तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट बोल देगा और कहेगा बताओ सब हेडिंग और मेजर हेडिंग। नीचे वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले तीनों इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए बेटा ये शॉर्ट टर्म बोरिंग के पॉइंट्स हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बढ़ने के बाद आगे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल बेटा आपको पता ही है, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर प्लस बीपी, 2 चीजें होती हैं। अदर करंट लायबिलिटी, यस, अदर करंट लायबिलिटी में भी एक पॉइंट आ सकता है। अदर करंट लायबिलिटी सब हेडिंग है और इसका मेजर हेडिंग क्या होता है, करंट लायबिलिटी। मेजर हेडिंग क्या है, करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग क्या है, अदर करंट लायबिलिटी। अब अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या आ सकता है, वो पॉइंट, पहला पॉइंट, इसमें भी 100% आएगा एक क्वेश्चन, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। दूसरा, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू मींस इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट इट हैज नॉट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। यानी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट को बुक तो कर लिया, बट उसकी अभी ड्यू डेट नहीं आई। आप याद करो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर वाला चैप्टर, उसमें एक लोन अकाउंट बनाया गया था, एग्जीक्यूटर अकाउंट याद है। एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता था, मान लो किसी पर्सन की डेथ या रिटायरमेंट हो जाती है 30 जून को, और 30 जून के बाद हम उसको कहते हैं उसके घर वालों को डेथ के केस में हम ईयरली पेमेंट करेंगे, 3 लाख रुपए देने हैं, 3 साल में 1-1 लाख रुपए करके दे देंगे। तो उस केस में जब आपने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया, कैसे बनाया होगा, 30 जून के बाद अगली पेमेंट 30 जून को जाएगी अगले साल के, बट उससे पहले 31 मार्च को हमारा ईयर क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो आप 9 मंथ्स का पहले क्या लेते थे, इंटरेस्ट, साल को क्लोज करते थे,
अगली साल फिर 3 महीने का अलग से लेते थे और फिर डेबिट में जाकर टू बैंक कर देते थे, ऐसे करते थे ना। तो आपने ईयर क्लोज करने से पहले जो 6-9 महीने का इंटरेस्ट लिया वो कौन सा इंटरेस्ट है? बुक बट नॉट ड्यू। बुक्स में बुक तो कर लिया लेकिन अभी तक वो ड्यू नहीं हुआ। फिर आपने बुक क्यों किया? क्योंकि हमने अपनी बुक्स को क्या करना था? क्लोज करना था। 31 मार्च को क्लोज करते हैं ना, तो 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए अगर हमने खर्चा डालना पड़ जाए तो मैं ये थोड़ी कह दूंगा कि उसकी ड्यू डेट आ गई पेमेंट करने की। नहीं, ड्यू डेट उसकी 30 जून के बाद है, 1 साल के बाद। ठीक है, तो पहला पॉइंट वो वाला है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। एक्रूड का मतलब आप मान लो बुक्स में रिकॉर्ड करना। इंटरेस्ट एक्रूड मैं कह सकता हूं, इसका मतलब इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट नॉट ड्यू फॉर पेमेंट, यानी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया लेकिन पेमेंट के लिए ड्यू अभी नहीं। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, यानी बुक्स में रिकॉर्ड भी कर लिया और उसका टाइम भी आ गया लेकिन अभी तक हमने पेमेंट, टाइम आ गया बट पेमेंट नहीं करी, तो ये दूसरे पॉइंट में आएगा। तो दोनों किसका पार्ट हो गए? अदर करंट लायबिलिटी के। तीसरा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस छोड़ो, कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अदर इनकम होगी। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा? अदर लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वो अदर करंट लायबिलिटी रहेगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड क्या होता है? हमने लास्ट ईयर का डिविडेंड प्रपोज कर दिया कि हम इस साल इतना डिविडेंड देंगे बट हमने अभी तक वो डिविडेंड दिया नहीं है, तो किस में चला जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी में, अनपेड डिविडेंड। कॉल इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस समझते हो? शेयर कैपिटल डिबेंचर में पढ़ा है ना, जो कॉल्स का पैसा एडवांस में आ जाता है, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे आ जाना, तो वो भी अदर लायबिलिटी है। और अदर पेबल्स, अदर पेबल में क्या क्या आ सकता है बेटा? प्रोविडेंट फंड पेबल, ईएसआई पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब की क्या हो गए? अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें से 100% एक पॉइंट आ सकता है अदर करंट लायबिलिटी। तुम्हें पता होना चाहिए अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कौन कौन से होते थे, याद है आपको? 2 थे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी और प्रोविजन फॉर अर्न लीव। 2 पॉइंट थे, पढ़ते नहीं ना? शाबाश, बहुत अच्छे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में 4 हैं बेटा। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस मतलब बेटा ये चला जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किस में चला जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। प्रोविजन फॉर टैक्स और अदर प्रोविजंस, ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएंगे। कर लोगे आप लोग? नीचे प्रोविजन एंड रिजर्व में डिफरेंस दे रखा है, ये तो 11th क्लास में ही पढ़ा था हमने। प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर होता था ना एक, प्रोविजन एंड रिजर्व, सेम टॉपिक है बेटा, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अब नेक्स्ट जो 1.23 है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन मतलब इलिस्ट्रेशन नंबर 2, स्टेट द मेजर हेड्स। मेजर मतलब मेन हेड्स अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी साइड में, पार्ट ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। यानी इसने ना हमें सब पॉइंट नहीं पूछा, मेजर हेडिंग बोल दिया क्या होंगे। तो मेजर हेडिंग तो 4 होते हैं हमारे हिसाब से, वैसे 3 है, दूसरे को हम मानते नहीं। हमारे हिसाब से मेन 3 कौन कौन से थे? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और वही बता दो। नेम द सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स ऑफ शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सब हेडिंग कितने थे? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और पेंडिंग अलॉटमेंट वाला, मेन तो 2 ही थे। नेक्स्ट, सब हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी के, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों के 4 थे, 3 कॉमन थे, एक अलग था। ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग था तो नीचे शॉर्ट टर्म बोरिंग था, ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस था तो नीचे, ऊपर अदर नॉन करंट लायबिलिटी था और नीचे अदर करंट लायबिलिटी था। ऊपर एक था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और नीचे था ट्रेड पेबल्स। ठीक है, सब कुछ ठीक है सर, आप बोलते जाओ तो, हमसे मत पूछना बस। इलस्ट्रेशन नंबर 6, रिजर्व एंड सरप्लस में सब हेडिंग क्या थे? नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस तो खुद ही सब हेडिंग है ना। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ सकता है? सारे रिजर्व्स आ सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, आगे आ जाओ। नेम एनी 4 आइटम। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आ सकता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग में सबसे मेन एग्जांपल 2 मैंने बताए थे, डिवेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये। उसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है। नेक्स्ट,
नेम एनी 5 आइटम्स सॉर्ट अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी की तो अभी पढ़ के आए हैं बेटा। अनपेड डिविडेंड, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, और कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब पूछा कैसे जाएगा उसके लिए इश्यू नंबर 10 पे आ जाओ। अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड, देखो पूछ ली ना कि इन पॉइंटों के मेन हेड बता दो, सब हेड बता दो। देखते हैं, पहला है डिवेंचर। डिवेंचर देखो कौन सी लायबिलिटी में आता होगा पहले, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी या शेयर होल्डर फंड। डिवेंचर किस में आता होगा, नॉन करंट लायबिलिटी, यानी सब है, सॉरी मेन पॉइंट तो क्या है इसका, नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी का सब क्या हो सकता है, या तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा या लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगा, बताओ क्या होगा, आंसर चेक करो क्या है। वही है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पब्लिक डिपॉजिट। अब पब्लिक डिपॉजिट मतलब पब्लिक से पैसा लेना, ये भी उधार है, तो बताओ करंट लायबिलिटी होगी या नॉन करंट लायबिलिटी होगी, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में सब हेडिंग क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तीसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम बेटा रिजर्व्स, एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स। रिजर्व्स है, रिजर्व्स कहां आते होंगे, क्या लायबिलिटी है, रिजर्व्स लायबिलिटी है बट शेयर होल्डर वाली लायबिलिटी है, तो मेजर हेडिंग तो शेयर होल्डर फंड हो गया। किस में आता होगा, कैपिटल या रिजर्व्स, सब हेडिंग हो जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद है कैपिटल रिजर्व्स, इसका भी क्या हो जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट किस में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में या शेयर कैपिटल में, कैपिटल में। बैलेंस शीट याद करो, शेयर कैपिटल के चैप्टर में सिखाई थी मैंने, जब था ना सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, मैं फुली पेड अप में प्लस कराता था नीचे अलग से। ठीक है, धीरे धीरे याद आएगा बेटा, 12th के एग्जाम होने दो। 6 पॉइंट, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स। तो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, दोनों किस में थे, अदर करंट लायबिलिटीज। करंट मैच्योरिटी किस में थी, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये तो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। डिवेंचर किसका पार्ट होता है, बोरोइंग्स। क्रेडिटर्स, सेंट्री क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी होगी। करंट लायबिलिटी में सब हेडिंग क्या होगा, ट्रेड पेबल्स, क्योंकि ट्रेड पेबल में क्या क्या बताया था मैंने, बीपी और क्रेडिटर्स। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के ऊपर जो प्रीमियम दोगे, डिवेंचर कौन सी लायबिलिटी है, नॉन करंट, तो ये भी कौन सी होगी, ये भी नॉन करंट होगी ऑफ कोर्स। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से एडवांस ले लिया बेटा, कस्टमर का सारा पैसा क्या होता है, एक तरह से कस्टमर्स से पैसा एडवांस लेना करंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि क्रेडिटर भी तो करंट लायबिलिटी होती है। और किस में जाएगा, ट्रेड पेबल में जाएगा, किस में जाएगा, कौन सा पॉइंट है, अदर करंट लायबिलिटीज में, मतलब अदर में आ गया था ना वो। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, ये तो हमने कर ही लिया। इलस्ट्रेशन नंबर 11, पहले दोनों पॉइंट बेटा अदर करंट लायबिलिटी है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, सारे अदर करंट लायबिलिटी में जाएंगे। रिजर्व सारे किस में जाएंगे, डिवेंचर सारे किस में जाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटी में। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस लोगे तो किस में जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड पेबल, इंप्लॉय का पैसा पेबल का है, तो ये भी किस में था, अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 12 की बात करूं, ट्रेड पेबल, बताओगे ट्रेड पेबल किस में जाना चाहिए, अदर करंट नहीं, करंट लायबिलिटी और ट्रेड पेबल्स, खुद ही सब हेडिंग है ट्रेड पेबल्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन या लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन शॉर्ट टर्म। सरप्लस और सरप्लस बैलेंस किस में जाता है, शेयर होल्डर फंड एंड शेयर रिजर्व एंड सरप्लस। प्रपोज्ड डिविडेंड किस में जाता है, प्रपोज्ड डिविडेंड क्या, क्या आपको लगता है प्रपोज्ड डिविडेंड कोई लायबिलिटी होनी चाहिए, प्रपोज्ड डिविडेंड लायबिलिटी होती है नहीं होती, क्यों होती है, इसमें आंसर क्या दे रखा है, नहीं है ना इसमें बेटा, दिखाओ देखोगे, नहीं है ना, नहीं है। प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है बेटा, प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब होता है हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स ने
मालिक लोगों के सामने प्रपोज किया कि हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। लायबिलिटी वो तब बनेगी जब उसको डिक्लेयर कर दिया जाए। डिक्लेयर मतलब अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स, अप्रूव्ड बाय द ओनर्स। प्रपोज डिविडेंड कभी भी अनपेड डिविडेंड है, अनपेड डिविडेंड लिखा आएगा, इट मींस वो ऑलरेडी लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी में डाल दो। लेकिन प्रपोज डिविडेंड बेटा लायबिलिटी होती ही नहीं, क्योंकि प्रपोज मतलब डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है, और जब तक मालिक लोग उसको अप्रूव नहीं करेंगे वो लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो उसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा सकते हो आप कंटिंजेंट लायबिलिटी, बट बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते आप। उसका मेजर हेडिंग सब हेडिंग कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स तो था, बताओ कौन सा था? कॉल इन एरियर्स, बताओ किसमें था? अनकॉल्ड मतलब, अनकॉल्ड मतलब कॉल इन एरियर नहीं होगा, अनकॉल्ड मतलब जो पैसा मांगा ही नहीं है। शेयर कैपिटल में था, शेयर कैपिटल के लिए पर नोट्स टू अकाउंट्स याद करोगे आप लोग? शेयर कैपिटल में नोट्स टू अकाउंट्स में पहला क्या था? ऑथराइज कैपिटल। क्या वो आती थी कहीं? नहीं। उसके बाद क्या था? क्या वो आती थी कहीं? नहीं। ना ऑथराइज कैपिटल आती थी ना इश्यूड कैपिटल। उसके बाद क्या था? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल आती थी, ठीक है। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट। मान लो एक शेयर का प्राइस 10 रुपए, कंपनी ने ओनली 8 रुपए मांगे हैं, फाइनल कॉल के 2 रुपए अभी मांगे ही नहीं है, तो कौन से में जाएगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप या फुली पेड अप? नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप में पूरे 10 जाएंगे या 8 रुपए जाएंगे? 8 जाएंगे, क्योंकि कॉल इन एरियर को क्या कर देते आप, मतलब जो पैसा मांगा ही नहीं उसको क्या कर देते थे आप? माइनस 10 टोटल है, 8 रुपए अभी मंगाए हैं, तो बैलेंस में कितने जाएंगे? 8। तो जो 2 रुपए कंपनी ने अभी तक मांगे ही नहीं, वो तो कभी एसेट में जा ही नहीं सकते, ना लायबिलिटी में जा सकते, वो किस में जाते थे? नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा। बस इतने सारे पॉइंट है बेटा, इसमें से कोई ना कोई 2 पॉइंट आपसे पूछ लिए जाएंगे, बट आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे, एक एक चीज ढंग से याद नहीं करोगे, तब तक याद नहीं होगा। ये वाले याद करने वाले पॉइंट है सारे, ठीक है। एसेट्स, अब एसेट दो ही होती हैं मेजर हेडिंग, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में कितने पॉइंट थे? नॉन करंट एसेट्स पे पेज नंबर 1.28 पे आ जाओ। 5 पॉइंट थे नॉन करंट एसेट के, जो सब पॉइंट है वो 5 है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, यानी टेंजिबल फिक्स एसेट्स एक तरह से, एंड इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा डेफर्ड टैक्स एसेट, चौथा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, पांचवा अदर नॉन करंट एसेट। ये 5 टोटल बेटा सब पॉइंट है नॉन करंट एसेट के। अब पांचों में पहला सब पॉइंट क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें बेटा सारी फिक्स एसेट आ सकती है, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, सारे इंटेंजिबल एसेट आ सकती हैं, गुडविल वगैरह, है ना। सारे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह आ सकते हैं, यानी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो ये सारे पॉइंट्स कौन से सब हेडिंग में आएंगे? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है बेटा इन्वेस्टमेंट मेड फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो कोई भी करता है बेटा, 2 महीने के लिए नहीं करता। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट मांगी जाती है? लॉन्ग टर्म। प्रॉपर्टी में, इक्विपमेंट्स में, इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी में, मतलब किस टाटा कंपनी के आपने शेयर खरीद लिए तो कौन सी इन्वेस्टमेंट मांगी जाती है जनरली? लॉन्ग टर्म। प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए, लॉन्ग टर्म। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वगैरह खरीद ली, लॉन्ग टर्म। डिवेंचर बॉन्ड्स खरीद लिए, डिवेंचर तो वैसे लॉन्ग टर्म होते हैं, डिवेंचर खरीद लिए, लॉन्ग टर्म। एक बच्चा कहेगा सर डिवेंचर तो लायबिलिटी होती थी, एसेट कैसे आ गई? बेटा अगर कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है, कंपनी की तो लायबिलिटी है, लेकिन जिसने डिवेंचर खरीदे हैं उसके लिए क्या हो जाएगी? वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म और अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारे किस में जाएंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब इसमें से कौन से पॉइंट आ सकते हैं बेटा? डिवेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। बेटा कंपनी के शेयर्स खरीदो, डिवेंचर खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, म्यूचुअल फंड खरीदो, कुछ भी खरीदो, ये सारी चीजें क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट वही था बेटा जो मैंने बताया था ना, डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एक हमारे हिसाब से टैक्स और एक गवर्नमेंट के इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस का मतलब क्या होता है? हमने किसी को लोन दे रखा है फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए। आगे अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आ सकता है?
अदर नॉन करंट एसेट्स में बेटा एक तो होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। मैंने अपना एक फ्लैट किसी को किराए पे दे दिया और मैंने कहा भाई तेरे को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उसने बोला ठीक है सर सिक्योरिटी दे देते हैं, तो मेरी लायबिलिटी है एसेट है, मेरी लायबिलिटी है, लेकिन जिसने जमा कराई है उसकी क्या है, एसेट है। जैसे मैंने ये फ्लोर ले रखा है अपना कोचिंग सेंटर, तो मैंने सिक्योरिटी दे रखी है बेटा 2 महीने की, जिस दिन ये फ्लोर छोड़ के जाऊंगा वो 2 महीने का रेंट मेरे को वापस मिल जाएगा क्योंकि मेरी रिफंडेबल सिक्योरिटी है। तो मेरी क्या है वो एसेट और मकान मालिक की क्या है वो लायबिलिटी। तो उसकी अदर करंट लायबिलिटी में आएगा, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में सॉरी, और मेरी कौन सा आएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑफ कोर्स वहां ट्रेड पेबल आता था, यहां ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा। 12 महीने के बाद आना है पैसा तो अदर नॉन करंट एसेट, और 12 महीने के अंदर अंदर आना है तो करंट एसेट में आ जाएगा। अदर्स इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल्स, आपका लॉस हो गया बेटा, गोडाउन में आग लग गई, आपने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम डाल रखा है, वो पैसा भी आना है, आया नहीं है, तो किस में जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट करंट एसेट के भी बेटा वही 6 पॉइंट थे, उसमें 5 थे, इसमें कितने आ गए 6 पॉइंट। उधर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी, इसमें कौन सी इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी, करंट। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या आएगा बेटा, देखो उधर नॉन करंट एसेट में जो थे वही के वही यहां भी करंट इन्वेस्टमेंट में आ गए। आप कहोगे सर अब हम किस में लिखेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए फॉर 6 मंथ्स तो किस में आ जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए 12 महीने के लिए या 2 साल के लिए, किस में आ जाएगा। अब आप कहोगे सर एक क्वेश्चन आया उसमें बोला इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, उसने बताया ही नहीं टाइम कि करंट है या नॉन करंट है, तो हम नॉन करंट मानेंगे, क्योंकि कोई भी पर्सन बेटा शेयर्स के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए पैसे नहीं खरीदता लगाता, प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसे नहीं लगाता, म्यूचुअल फंड कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खरीदता। ये सारी चीजें किसके लिए मानी गई हैं, लॉन्ग टर्म, बट शॉर्ट टर्म हो सकती है अगर कंपनी स्पेसिफाई करे। नेक्स्ट इन्वेंट्री हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। ट्रेड रिसीवेबल आपको पता ही है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आता है, बीआर और डेटर्स। इसमें एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है बेटा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को दिखाने की 2 अप्रोच होती हैं, पहले भी मैंने आपको बताया होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप डेटर से माइनस करके दिखा सकते हो, डेटर से माइनस नहीं करना चाहते हो तो कहां दिखा दो, फिर लायबिलिटी साइड में दिखा दो, करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, ठीक है। नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपको पता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर करके आए हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सारी चीजें जो विद इन 3 मंथ्स, जो विद इन कैश विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो सकता है, वो सारा क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें 12 मंथ्स ले रखा है, 12 मंथ्स का कर लेना इसके हिसाब से। अदर करंट एसेट में क्या क्या आ सकता है बेटा, अदर करंट एसेट में सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। और अदर करंट एसेट में क्या क्या आ सकता है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है, जो अर्न करी बट मिली नहीं, वो भी अदर करंट एसेट में आ सकती है। डिविडेंड रिसीवेबल्स, एडवांस टैक्सेस, आपने गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स दे दिया, वो भी क्या आएगा, अदर करंट एसेट्स। अब बेटा उसके एग्जांपल आ गए सारे। अब नेक्स्ट सारे उनके क्वेश्चंस आ गए कि बताओ जी किसमें क्या आएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हम अगली क्लास में कर लेंगे, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाओ सीधा एक बार। पेज नंबर 1.60, पेज नंबर 1.60, 1.59 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14।
पेज नंबर 1.59 क्वेश्चन नंबर 14। मेजर हेडिंग और सब हेडिंग बताने हैं बेटा, इसमें मेजर ही पूछ रहा है, मेजर हेडिंग बता दो। 10% डिवेंचर्स, बताओ डिवेंचर्स कहाँ आएंगे, एसेट में या लायबिलिटी में? लायबिलिटी में। लायबिलिटी में 3 मेजर हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। किस में आना चाहिए? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में 5 हेडिंग थे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आएंगे। तो इसका सब हेडिंग क्या होगा? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इसका मेजर हेडिंग क्या होगा? नॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा पॉइंट इसमें दे रखा है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक एसेट होगी, लायबिलिटी होगी? एसेट। करंट लायबिलिटी होगी, नॉन करंट लायबिलिटी होगी? करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट एसेट। और करंट एसेट में कौन सा सब पॉइंट होगा? एक इन्वेंट्री करके था ना, इन्वेंट्री। तो स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री। कैश एट बैंक, एसेट होगी, लायबिलिटी होगी? नॉन करंट एसेट या करंट एसेट? करंट एसेट। तो सब हेडिंग, सॉरी मेन हेडिंग तो हो गया करंट एसेट, सब हेडिंग क्या हुआ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बीआर, बिल रिसीवेबल, एसेट में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा? एसेट में 2 मेजर हेडिंग है, नॉन करंट और करंट। किस में जाना चाहिए? करंट एसेट मेजर हेडिंग हो गया। करंट एसेट में सब पॉइंट क्या होना चाहिए? ट्रेड रिसीवेबल्स। गुडविल एसेट में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा? एसेट में 2 मेजर है एसेट है, नॉन करंट और करंट। बताओ किस में जाएगा? गुडविल नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट में क्या होगा? पहला ही पॉइंट था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट था लूज टूल्स। लूज टूल्स किस में जाना चाहिए? एसेट। एसेट में नॉन करंट या करंट? करंट। करंट में कहां जाएगा? इन्वेंट्री। स्टॉक और लूज टूल दोनों किस में जाते हैं? इन्वेंट्री। उसके बाद ट्रक। ट्रक एसेट में जाना चाहिए, लायबिलिटी में? एसेट में 2 मेजर हेडिंग है, करंट एसेट या नॉन करंट? नॉन करंट में कहां जाना चाहिए? पहला ही पॉइंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर लायबिलिटी या एसेट है? लायबिलिटी। लायबिलिटी 3 थी बेटा, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। किस में जाएगा? करंट लायबिलिटी मेजर हेडिंग हो गया, सब हेडिंग क्या होना चाहिए? ट्रेड पेबल्स। ऐसे कर सकते हो, कर लोगे हर बार ना। जब भी लूज टूल्स क्या होता है बेटा, जब फैक्ट्री होती है ना, जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में छोटे छोटे उसको टूल्स कहते हैं। टूल्स किट, टूल किट तो समझते हो, घर में भी होती है जैसे टूल किट, उसमें पेचकस होता है, अलग अलग प्रकार के प्लास होता है। तो ऐसे फैक्ट्री के अंदर ना टूल किट होती है, काफी बड़ी होती है, मशीनों को ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए छोटे छोटे टूल चाहिए होते हैं। और मशीनों के अंदर ग्रीस एंड ऑयल चाहिए होता है डालने के लिए। तो वो सारा सामान कहलाता है लूज टूल्स। लूज मतलब खुले हुए टूल्स जो यूज होते हैं। तो वो इन्वेंट्री का पार्ट है, वो स्टॉक का पार्ट नहीं है। इन्वेंट्री इज ए ब्रॉड टर्म। स्टॉक मतलब गुड्स, अनसोल्ड गुड्स। तो मैं प्लास पेचकस को, ऑयल ग्रीस को स्टॉक तो नहीं कह सकता क्योंकि मुझे वो बेचना नहीं है, बट इट इज ए पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक प्लस लूज टूल्स। ठीक है, हाँ जी, ये कर लेना बेटा आप सारे क्वेश्चंस अपने आप। अगर कोई डाउट आएगा, कुछ पॉइंट आपके खड़े होंगे तो मुझसे पूछ लेना आप लोग। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट है। जब भी कोई पॉइंट करोगे ना तो पूरा सोचा करो। अब इसने मान लो बोला बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस अपना दिमाग लगाओ। बैलेंस शीट की 2 साइड होती है भैया, एसेट और लायबिलिटी। पहले तो ये देखो बैंक बैलेंस कहां जाना चाहिए, एसेट या लायबिलिटी? एसेट। एक रास्ता मिल गया एसेट में। फिर एसेट में सोचो कितने पॉइंट होते हैं मेजर? 2, नॉन करंट एसेट और फिर आप सोचो कि बैंक बैलेंस नॉन करंट एसेट में जाना चाहिए या करंट एसेट में जाना चाहिए? करंट एसेट में जाना चाहिए। अब करंट एसेट में 6 हेडिंग थे टोटल। अब बैंक बैलेंस कौन सी करंट एसेट में जाना चाहिए? 6 के 6 याद करो, 6 के 6 नहीं याद आ रहे तो वापस जाओ और पहले चेक करो। उससे क्या होगा बेटा, अगर ये 50 पॉइंट आप करोगे तो आपका दिमाग 50 बार घूमेगा एक तरह से कि बैलेंस शीट की कितनी साइड है, 2, लायबिलिटी और एसेट। 50 बार आप एक बार आओगे कि एसेट में मेजर हेडिंग कितने हैं, नॉन करंट एसेट और करंट, और करंट एसेट में कितने सब पॉइंट है। तो हर बार अगर सोचोगे तो तुम इतने परफेक्ट हो जाओगे, जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम तो पॉइंट आते ही 1 मिनट में बोलोगे कि ये होगा। जैसे मेजर हेडिंग है, डिवेंचर कई बार आ चुका, अब डिवेंचर के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है डिवेंचर आते ही ये लॉन्ग टर्म बोरिंग है और नॉन करंट लायबिलिटी है। कल को इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, कैपिटल का नाम आते ही तुम पहचान जाओगे ये तो शेयर होल्डर फंड है और शेयर कैपिटल में आएगा।
जैसे ही जनरल रिजर्व्स आ गया तो रिजर्व्स का नाम आते तुम पहचान जाओगे, इट इज ए पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड मेजर हेडिंग है इसका। तो जो ज्यादा बार आते हैं वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाते हैं, और जो पॉइंट कम यूज होते हैं उसके लिए सोचना पड़ता है। और सबसे ज्यादा पॉइंट पता है तुम्हें किसके लिए सोचना पड़ेगा? अदर करंट एसेट्स और अदर करंट लायबिलिटीज, सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इन दो चीजों पे। बाकी तुम्हें याद हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग याद हो जाएंगी तुम्हारी, डिवेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट है, बॉन्ड्स है, लॉन्ग टर्म लोन है, टर्म लोन है, ये सारी चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। बट जब भी पॉइंट आएगा तो आप दोनों बैलेंस शीट की साइड सोचो। अगर एसेट है तो सोचो एसेट में कितने मेजर हेडिंग है, फिर समझ में आता है अच्छा करंट एसेट है तो सोचो करंट एसेट में कितने सब पॉइंट है। हर बार सोचो, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे करंट एसेट के 6 पॉइंट होते हैं, 6 ये वाले हैं, ठीक है। उससे तुम्हारे लिए इस चैप्टर को याद करना इतना आसान हो जाएगा कि आप इस चैप्टर में कम से कम मार नहीं खाओ। और इस चैप्टर में ये वाले पॉइंट एक एक नंबर की पॉसिबिलिटी है कि आ जाए क्वेश्चन, वरना 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही। और 3 नंबर का आया और एक पॉइंट भी गलत कर दिया तो 100 नंबर से चूक जाओगे, नहीं आएंगे 100 नंबर, ठीक है। तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं बेटा, याद कैसे करनी है बैलेंस शीट को। आपको बैलेंस शीट को ऐसे पहले पूरा पढ़ना, फिर हर क्वेश्चन में पूरी बैलेंस शीट सोचना, हर बार सोचो, नहीं याद आ रही ना वापस बैलेंस शीट पे जाओ और फिर दोबारा करंट लायबिलिटी के पॉइंट पढ़ो, 5 के 5, करंट एसेट के 6 पॉइंट पढ़ो, कौन कौन से पॉइंट में कहां कहां क्या क्या आता है, दोबारा पढ़ो और फिर क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अगर आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो, कर सकते हो। अभी क्या टाइम हो गया, क्या हम पीएनएल पे चले जाएं? अभी तो 12:30 हुए होंगे, 14। हाँ तो फिर 12:30 हुए हैं बेटा, 6:15 बजे स्टार्ट हुई थी, 12:30 हुए हैं। 15 मिनट थोड़ी काउंट करोगे, लेट भी तो स्टार्ट करी थी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब बेटा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनी नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वही उसमें आएगा। आ जाओ पीएनएल पे, आ जाओ, पीएनएल वाला भी कर ही लेते हैं। पीएनएल का करना बेटा थोड़ा आसान है, बैलेंस शीट लंबी थी, पीएनएल छोटा सा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कंपैरेटिव में मैंने करवाया होगा, है ना। ऊपर 2 तरह की इनकम होती थी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, और नीचे फिर एक्सपेंसेस होते थे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होती है? जो हमारे बिजनेस की कोर एक्टिविटी है। अदर इनकम सारी आ जाएंगे, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्सेड, सब कुछ, एवरीथिंग, है ना। नीचे एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा? मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम मतलब बेटा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए का स्टॉक था, 4 लाख का मैंने खरीद लिया, कितना हो गया? 5 लाख। 5 में से 50,000 का मेरे पास पड़ा है तो कितना कंज्यूम हो गया? 4.5 लाख। तो ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसकी फुल फॉर्म मतलब इसकी इक्वेशन बनेगी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, ये अलग अलग लिख दिए इसने। चलो कोई बात नहीं, इसने अलग अलग लिख दिए, कई बार अलग अलग लिखने हो जाते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में बेटा मेजर वही पॉइंट है कि स्टॉक कंज्यूम हो गया, ठीक है। अलग अलग पॉइंट में नहीं आना चाहिए, उसमें अलग पॉइंट में था क्या कंपैरेटिव में? उसमें तो एक ही दे रखा था ना। एक बार वो खोलना, आप कंपैरेटिव पे आना एक बार। इसने सारी चीजें अलग अलग कैसे दे दी? मटेरियल कंज्यूम, ये बेटा ना जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, ये ओनली मटेरियल के लिए है। पेज नंबर 5.11 पे आना एक बार, पेज नंबर 5.11। इसमें देखो दे रखा है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये किसके लिए है? ओनली मटेरियल के लिए, ठीक है ना। और जो परचेज ऑफ स्टॉक है वो रेडीमेड स्टॉक होगा। दोनों चीजें हो सकती है ना,
अगर मैं चेयर्स का काम कर रहा हूं, चेयर्स का काम कर रहा हूं, तो बेटा मैं चेयर्स का मटेरियल भी खरीद सकता हूं, रॉ मटेरियल, और मैं बनी बनाई चेयर भी खरीद सकता हूं। तो अगर मैं चेयर का मटेरियल खरीद रहा हूं तो उस केस में परचेज ऑफ मटेरियल नहीं आएगा, उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्ट चेयर खरीद रहा हूं तो फिर चेयर्स का आप परचेजेस ले लो और चेयर्स की परचेजिंग के साथ नीचे अलग से चेंज इन स्टॉक लिख दो, और चेंज इन स्टॉक नहीं लिखना चाहते तो उसकी भी कॉस्ट ले लो, वही इक्वेशन लग जाएगी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बात बराबर है, सेम चीज है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। आगे इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में बेटा सारे आएंगे, सैलरी, वेजेस, राइट, इंप्लॉय का और कोई अगर फैसिलिटी दे रहे हो आप लोग, सारी आएंगे। फाइनेंस कॉस्ट में बेटा इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, लोन की कॉस्ट होती है फाइनेंस कॉस्ट, और अदर एक्सपेंसेस में सारे आ जाएंगे, जो ऊपर कवर नहीं होगा एक्सपेंसेस में वो नीचे आ जाएगा अदर में। क्लियर है? अब एक बार पढ़ लेते हैं किसमें क्या क्या आएगा, डिटेल में आ जाओ। पेज नंबर 1.41 रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बेटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो बड़ा आसान सा है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नेट सेल के नाम से जानते हैं, रेशियो के चैप्टर में किया था ना। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स, तो ये नेट सेल है, सेल ऑफ गुड्स। अदर इनकम, अदर इनकम में बेटा सारी आएंगे, जो रिवेन्यू नहीं है यानी जो सेल नहीं है वो सारी की सारी इसमें आएगी। आप 11th क्लास में 2 अकाउंट पढ़ के आए थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग में सेल आती थी और अदर इनकम सारी कहां आती थी? पीएनएल में। तो पीएनएल की जितनी भी इनकम होती थी ना क्रेडिट साइड में, बाय गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, बाय रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो सारी इनकम किस में आएंगी? अदर में। नेक्स्ट पेज नंबर 1.42 पे आ जाओ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में देखो इसने भी दे रखा है बेटा, मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ये मटेरियल के लिए है, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, और जो नीचे दे रखा है परचेज ऑफ स्टॉक, इट मींस रेडीमेड स्टॉक, बना बनाया स्टॉक, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये निकाल लेना। मटेरियल की बात पूछेगा तो उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक में क्या आएगा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मींस गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग। देखो गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग का मतलब क्या होगा? गुड्स खरीदे और बेच दिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बेच के खरीद के बेच दिया, इट मींस रेडीमेड स्टॉक। जो मैंने चेयर का एग्जांपल दिया ना, अगर चेयर्स का रॉ मटेरियल खरीदूंगा तो किसमें चला जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और अगर चेयर खरीदूं और चेयर बेच दूं तो इसके तरीके 2 हैं आपके पास, या तो परचेज ऑफ स्टॉक दिखा दो आप और फिर नीचे चेंज इन स्टॉक भी दिखाना पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, राइट। या फिर उनका भी आप कंजम्पशन दिखा दो, कंजम्पशन ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, बात तो बराबर है। नेक्स्ट परचेज ऑफ स्टॉक हो गया आपका। चेंज इन इन्वेंट्री, अगर परचेज दिखाओगे तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा बेटा? चेंज इन इन्वेंट्री, वो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे बेटा? इसमें नाम दे रखे हैं क्या? सैलरी, वेजेस, बोनस, लीव इनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर। इंप्लॉइज को कोई भी, इंप्लॉइज के बेनिफिट के लिए कुछ भी दोगे, सारा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा, चाहे सैलरी है, चाहे वेजेस है, चाहे बोनस है, दिवाली बोनस है, कुछ भी है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आएगा? फाइनेंस कॉस्ट में बेटा सारे लोन लेने का ब्याज, चाहे डिवेंचर पे ब्याज दे रहे हो, चाहे बैंक लोन पे ब्याज दे रहे हो, चाहे पब्लिक डिपॉजिट पे ब्याज दे रहे हो, अरे आप किसी भी चीज पे ब्याज दे रहे हो, किसका पार्ट बनेगा? फाइनेंस कॉस्ट का। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, आपको पता ही है बेटा, डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया जाता है टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होना, अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज किया जाता है इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होना, दोनों इसमें आएंगे। अदर एक्सपेंसेस जो ऊपर नहीं आए वो सारे अदर में आ जाएंगे फिर, ठीक है। ये लो जी, चैप्टर खत्म आपका। आगे ये तो जो पॉइंट दे रखे हैं 11th क्लास वाले हैं, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये सारा 11th क्लास का पहला चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर नंबर 1 में आपने एक तरह से 2 चीजें करी हैं बस, एक बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट के एसेट एंड लायबिलिटी के सब हेडिंग और मेन हेडिंग, और पीएनएल के मेन हेडिंग और सब हेडिंग, बस, ठीक है ना। अब इस केस के अंदर
कुछ पीएनएल के क्वेश्चंस करके देख लें क्या हम? आना एक बार, पीएनएल के क्वेश्चंस कहाँ है? पीएनएल के बेटा पेज नंबर 1.43 पे आ जाओ। पेज नंबर 1.45 पे आ जाओ। इसने बोला कि बताओ जी वेजेस कहाँ आएगा। अब वेजेस कहाँ आएगा? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में ग्रेचुइटी कहाँ आएगा? ग्रेचुइटी किसको देते हो? इंप्लॉय को। इंप्लॉय को जो दोगे सारा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी भी उसमें आएगा। कन्वेंस, कन्वेंस बेटा इंप्लॉय से रिलेटेड नहीं होता। कन्वेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंस? भाई मैंने किसी इंप्लॉय को या किसी बाहर के व्यक्ति को मेरे काम से बाहर भेजा, तो ये तो आने जाने का किराया है ना, ये इंप्लॉय का खर्चा नहीं है। ये किसका खर्चा है? ऑफिस का अलग खर्चा है। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इंटरटेन का इंप्लॉय से कोई लेना देना नहीं है। मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल किसका होता है? इंप्लॉय का। अगर मैंने किसी इंप्लॉय का मेडिकल करा दिया तो फिर वो कौन सा खर्चा हो गया? उसकी इंश्योरेंस, मेडिकल। लाइफ इंश्योरेंस करा दिया, कौन सा खर्चा हो गया? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। बोनस किसका होता है? इंप्लॉय का। ठीक है, बस यही आएंगे बेटा। आपको पॉइंट दे देगा और ये कह देगा कि पॉइंट बता दो किस में आएगा। कोई खर्चा दे दिया और खर्चे में नाम बताना होगा। इंप्लॉय बेनिफिट में आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, डेप्रीसिएशन या एमोर्टाइज में आएगा, किस में आएगा? या अदर एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, ये आप लोग कर लेना। ठीक है, अगली क्लास में चैप्टर नंबर 2 आप देख लो एक बार। चैप्टर नंबर 2 देखना एक बार। 1 2 3 4 4 पेजेस का चैप्टर है। मैं इसमें कुछ नहीं कराने वाला। आप कहोगे सर क्यों? अब ऐसे करोगे लास्ट में हैं? ऐसे कुछ नहीं करूंगा बेटा। सारा का सारा 11th क्लास है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव और कॉमन साइज मैंने आपको करा दिया। अच्छा, ये चैप्टर करा चुका हूं। कॉमन साइज क्या होता है, कंपैरेटिव, यहां से पढ़ाना अलग जरूरी है? नहीं। नीचे रेशियो एनालिसिस चैप्टर ही करवा दिया, तो यहां रेशियो एनालिसिस का मतलब बताऊं क्या? नीचे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर ही करवा दिया, तो उसका मतलब बताने की यहां जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा है पेज नंबर 2.3 पे एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। ये बता देता हूं। एक्सटर्नल एनालिसिस मतलब बाहर की कंपनियों के साथ एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस हमारा खुद का एनालिसिस। ठीक है, मैं अपना एक साल के पीएनएल को पिछले साल के पीएनएल से कंपेयर कर रहा हूं। कौन सा एनालिसिस है? इंटरनल एनालिसिस। बाहर का तो कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना। हॉरिजेंटल एनालिसिस, वर्टिकल हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल एनालिसिस कौन से होंगे? एक कंपैरेटिव था, एक कॉमन साइज था। कॉमन साइज कौन सा था? वर्टिकल। और कंपैरेटिव कौन था? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल एनालिसिस को दूसरा नाम दिया गया बेटा टाइम एनालिसिस। क्योंकि हॉरिजेंटल कैसे करोगे आप? इस साल का कंपैरिजन पिछले साल से करते थे कंपैरेटिव में, तो ये कौन सा एनालिसिस हो गया? टाइम एनालिसिस। तो हॉरिजेंटल एनालिसिस को कौन सा एनालिसिस बोल देते हैं? टाइम, राइट। और वर्टिकल स्टैटिक भी बोल देते हैं और उसको डायनामिक भी बोल देते हैं। तो ये ना टाइम एनालिसिस कौन सा है, डायनामिक एनालिसिस कौन से हैं, हॉरिजेंटल कौन से हैं, ये तीनों नाम एक है। हॉरिजेंटल बोलो, डायनामिक बोलो या टाइम बोलो, और तीनों का एग्जाम्पल क्या है? कंपैरेटिव। और नीचे वर्टिकल बोलो या स्टैटिक बोलो, दोनों का एग्जाम्पल क्या था? कॉमन साइज। ये पढ़ लेना। आ जाओ अगले पेज पे। इंट्रा फ्रॉम, इंटर फ्रॉम। इंट्रा मतलब विद इन द फर्म और इंटर मतलब बिटवीन टू फर्म्स। प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। प्रोसेस में बेटे पहले रीअरेंजमेंट होता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ना हम अपने हिसाब से क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। फिर कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करके एनालाइज करते हैं, दिमाग लगाते हैं, और फिर इंटरप्रेट करते हैं, यानी उससे कुछ ना कुछ आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप लोग पढ़ लेना बेटा ऑब्जेक्टिव्स में। और अगले पे आ गया यूजेस क्या हैं, पार्टीज कौन कौन सी इंटरेस्टेड है, यानी इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, फिर दोबारा आ गए। ये लोग आप पढ़ लेना। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप अलग से वैसे में से पूछ लेना। पढ़ना जरूर, क्योंकि पता नहीं एक नंबर का क्वेश्चन कहां से दे दे एग्जाम में, है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 भी खत्म और चैप्टर नंबर 2 है नहीं बेटा। ऐसे हंस क्या रहे हो कि सर आपने निपटा दिया? बताओ, है 1 घंटे क्लास पूरी नहीं हुई, 2 चैप्टर निपटा दी।
ठीक है, निपटाने वाली बात नहीं बेटा, अगर कुछ होता तो डेफिनेटली मैं टाइम लगाता, क्योंकि अभी भी हमारे पास करीब करीब 4 महीने पड़े, 3.5 महीने पड़े। कितने? 20 नंबर के। तो इसमें आपका काम ज्यादा है बेटा, मेरा काम कम है। जो मैंने समझाना था आप लोगों को समझा दिया, एक बार घर पढ़ के देखना, 95% तुम्हें आता होगा, 5% इक्का दुक्का कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। बट पढ़ना जरूर, इसके एक एक नंबर के क्वेश्चन भी जरूर सोल्व करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इजी का मतलब ये नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें इजी भी हो सकती है, इंपॉर्टेंट चीजें टफ वाली भी हो सकती है, तो ये इजी वाली चीजें हैं, तो आपको पढ़नी है बेटा, ठीक है। अब आपका सिलेबस तो हो गया खत्म, तीनों बुक खत्म हो गई, मुझे नहीं लगता मेरा कोई चैप्टर बचा होगा, या बचा है कोई चैप्टर? नहीं बचा। चलो अब अगली क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है? फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे मैं आपका लूंगा टेस्ट, आज टेस्ट लेना था, तो अंदर से पता नहीं मेरे को क्या आभास हुआ कि कुछ बच्चे छुट्टी मारने वाले, फिर मैंने कहा नाला क्या छुट्टी मारेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, पहले उनको थोड़ा मोटिवेट करूं फिर टेस्ट लूं। मोटिवेट करने से अंदर की अंतरात्मा जग जाती है ना, कि यार गलत करने जा रहे थे देखो सर के साथ। अगर आज टेस्ट होता तो आज जितने बच्चे बेटा क्लास में है उतने बच्चे होते नहीं तुम लोग। अब मुझे नहीं पता, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा आज कौन एब्सेंट होने वाला था, बट होते जरूर एब्सेंट, ठीक है। फ्राइडे को हम अपना एक टेस्ट रखेंगे, ठीक है, फ्राइडे को। और फ्राइडे को जो टेस्ट मैंने रखना था, अब उस टेस्ट को कैंसिल करके हम टेस्ट रखेंगे इन 2 चैप्टरों के, पहले 2 चैप्टरों के ऊपर, और एक एक नंबर के क्वेश्चंस, बस इसलिए कि आप लोग इन चैप्टर को बेटा अभी पढ़ लो, ऐसा ना हो कि सर ने करा दिया और हम मार्च में देख लेंगे, कोई बात नहीं, कहां भागेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने डिवेंचर का चैप्टर डेफिनेटली पढ़ा है बेटा, डिवेंचर का जो टेस्ट हुआ था मैं बहुत खुश हूं, जिसके जितने भी नंबर आए बट उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया। अगर 60, 70, 50 नंबर आ रहे हैं तो वो 100 भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने डिवेंचर को तुरंत पढ़ लिया ना, मैं चाहता हूं इन दोनों चैप्टरों को आप तुरंत पढ़ लो, ऐसा ना हो कि 2 महीने के बाद हमें लगे कि सर ने ये चैप्टर करवाए नहीं थे, ठीक है। अभी पढ़ लोगे तो आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे को आप मेरे को इन 2 चैप्टरों का टेस्ट दे दो, ठीक है, और सारे मिलके दे दो, राइट। संडे को मैं आपको सिलेबस खत्म होने की खुशी में पार्टी दूंगा, ठीक है। संडे को हम कुछ टॉपिक भी करेंगे, ठीक है, कुछ शुरुआत करेंगे जो आप लोग कहेंगे कि सर क्या हम इस चैप्टर को दोबारा कर सकते हैं, तो उस चैप्टर को हम दोबारा कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप पे ही 2-3 ऑप्शंस भेजूंगा कि सबसे पहले हमें कौन सा चैप्टर कर लेना चाहिए, ठीक है ना, और कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। जितने बच्चों के, सबको वोटिंग करनी है, मैं देखूंगा इस चैप्टर के लिए, ठीक है, कितने बच्चे राजी हैं, मेजोरिटी देखेंगे, जिस चैप्टर के लिए मेजोरिटी राजी होगी उस चैप्टर को हम सबसे पहले करेंगे, जिसके लिए कम मेजोरिटी होगी उसको फिर सेकंड लेवल पे करेंगे सारे चैप्टर्स, ठीक है, क्योंकि 2.5 महीने क्लासेस ऑफ तो करनी नहीं है मैंने। अब मैंने आपको आपका सिलेबस रिवाइज करवाना है, और रिवाइज वहां से करवाना है जो चैप्टर आपके वीक रह गए, ठीक है। और रिवाइज का मतलब बेटा 2 होते हैं, एक रिवाइज होता है रिवीजन होना, रिविजन्स नहीं करा रहा, डिटेल्ड रिवीजन कराऊंगा। डिटेल रिविजन्स का मतलब है जैसे वो चैप्टर पहले कराया था स्टार्टिंग से, अब भी वैसे ही कराऊंगा। कोई इसका मतलब ये नहीं है पहले मैंने 10 क्लास ली थी उस चैप्टर पे, आज अगर आप कहते हो कि मैं 2 क्लास में खत्म कर दूं, नहीं, फिर तो कराया बेकार है। इससे बेटर तो फिर रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, हम करेंगे तो पूरा डिटेल में करेंगे, पूरा चैप्टर करेंगे, ये मानते हुए कि वो चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता, और वो चैप्टर अभी हमारा सिलेबस से छूटा हुआ है, हमने अभी वो चैप्टर पूरा नहीं किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सोच लेना, मेरे दिमाग में 2-3 चैप्टर्स हैं, मैं नाम लिखूंगा, आपकी सबसे ज्यादा जो वोटिंग होगी उसके हिसाब से वो चैप्टर को वापस उठा लेंगे, दोबारा करेंगे, ठीक है। लेकिन टेस्ट बेटा स्किप मत करना, अब जो टाइम है ना वो टेस्टों का है। स्कूल वाले आपको शायद छोड़ चुके होंगे, राइट, मतलब स्कूल जाने का मतलब ये नहीं होता, स्कूल टीचर समझता है मैंने सिलेबस करवा दिया तो मेरा काम खत्म, ठीक है, मैंने सिलेबस खत्म करवा दिया तो मेरा काम अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है।
मेरा असली रोल अब स्टार्ट हुआ है, तो मैं दूसरे तरीके से चलता हूं। सिलेबस खत्म करवा के मैं सोचता हूं अब मेरा काम असली स्टार्ट हुआ है कि जो आपके वीक चैप्टर है उनको पक्का करवाऊं, और जो आपके अच्छे से हो चुके हैं उनके टेस्ट ले लेके आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो कि यस अब हम अकाउंट्स में 100 के 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज अगर मैं टेस्ट रखूं तो 300% आना है बेटा। टेस्ट का मतलब आप मेन क्लास मान के चलना। अगर मैं क्लास रखूं और वो चैप्टर आपको आता है, आप मत आना। मैंने बोला बेटा मैं आपको डिसोल्यूशन कराने वाला हूं इस क्लास में, क्योंकि ज्यादा बच्चों ने डिसोल्यूशन बोला सपोज करो, और किसी बच्चे को डिसोल्यूशन बहुत बढ़िया से आता है, उसने रिवीजन कर ली बहुत अच्छे से, सारे क्वेश्चन करके देख लिए, वो नहीं आना चाहता मेरी क्लास में, मत आए, मेरे को मैसेज डाल दे, सर ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, टेस्ट दोगे तो टेस्ट दे दूंगा। तो क्लास में मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बेटा टेस्ट रखूंगा, और जो बच्चा नहीं आएगा फिर मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगा, वो सीरियस मैटर होगा। क्योंकि अब जो 2.5 से 3 महीने हैं वो टेस्टों के ही हैं। सिलेबस तो हमारा हो गया है, क्लासेस मैं उस बच्चे के लिए लूंगा जिन बच्चों के कुछ चैप्टर वीक रह गए हैं। सबके वीक रह गए हैं तो मेजोरिटी से पता लग जाएगा कि सारे बच्चे अगर उस चैप्टर को बोल रहे हैं करा दो, तो उस चैप्टर को दोबारा कर लेंगे, चाहे 10 क्लास लगे, चाहे 15 क्लास लगे, चाहे 20 क्लास लगे एक चैप्टर के ऊपर। मैं इस चीज की फिक्र नहीं करूंगा। पूरा 1 महीना अगर एक चैप्टर पे लगेगा तो 1 महीना दोबारा लगा देंगे एक चैप्टर पे, तब भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है बेटा 1 महीने तक टेस्ट नहीं होंगे, टेस्ट आपके जरूर होंगे। ठीक है, अभी मैं फुल फ्लैट टेस्ट आपके नहीं रखने वाला, आपको ये नहीं कहने वाला तीनों बुकों का 80 नंबर का पेपर मेरे को दे दो। 80 नंबर के जो पेपर होंगे वो जनवरी में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और टोटल 25 टेस्ट होंगे, 25 टेस्ट 80 नंबर के। अभी नवंबर आधा पड़ा है, दिसंबर पूरा पड़ा है, तो इस 1.5 महीने के अंदर मैं आपको वो सिलेबस कराना चाहता हूं जो आपका वीक है। ठीक है, ताकि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस हमारे ये वाले चैप्टर वीक थे तो सर ने दोबारा करवा दिए, अब हमें अच्छे से आ गए हैं, अब हम 80 नंबर का पेपर देने के लिए तैयार। ठीक है, और साथ साथ जैसे हमारी 4 क्लास होती है ना हफ्ते में, संडे क्लास इंक्लूड करके। ठीक है, संडे को टेस्ट नहीं रखूंगा, संडे की क्लास रो लूंगा, क्योंकि संडे क्लास 2 घंटे की होती है और 2 घंटे क्लास में आउटपुट थोड़ा ज्यादा निकलता है। टेस्ट लूंगा तो बेटा MWF इन तीनों में से किसी एक दिन लूंगा और पहले बताऊंगा। ठीक है, और पहले बताने का मतलब अगेन कह रहा हूं बेटा, ये मत समझ लेना टेस्ट है इसलिए नहीं जा रहे। ठीक है, टेस्ट रखते ही तो ये समझ लो टेस्ट है, तब तो जरूर जाएंगे। टेस्ट देके आना है, 20 नंबर आएंगे तो कोई बात नहीं, कम से कम पता लग जाएगा कि ये चैप्टर हमें नहीं आता, क्योंकि आगे चैप्टर सर मैं पूछूंगा ही पूछूंगा कि बेटा ये चैप्टर करा दिया, अब बताओ कौन सा कराना है। और तुम्हें पता होगा सर ने चैप्टर का टेस्ट लिया था, मेरे को नहीं आता, तो तुम उसी चैप्टर का नाम लोगे, सर ये चैप्टर दोबारा कराओ। ठीक है, क्लियर है सबको। स्टार्टिंग में हम जो टेस्ट रखेंगे छोटे छोटे चैप्टर होंगे, चाहे वो रेशियो लगा लो, चाहे वो कंपेरेटिव लगा लो, चाहे पहले 2 चैप्टर लगा लो, चाहे डिबेंचर लगा लो, चाहे डिसोल्यूशन लगा लो, चाहे एडमिशन लगा लो, चाहे गुडविल लगा लो, चाहे चेंज इन PSR लगा लो। इजी वाले चैप्टर रखेंगे, आसान वाले चैप्टर और छोटे चैप्टर, जिससे आपको ये ना लगे कि यार टेस्ट देने जाएंगे क्वेश्चन तो आते ही नहीं, करके क्या आएंगे, बेटर कैंसिल कर दें, वो काम नहीं करेंगे अभी। राइट, तो इसलिए आप लोगों को बेटा टेस्ट नहीं मिस करना, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे। ठीक है, और आपको सबको ये बात समझनी है। राइट, तो कल की क्लास में, कल कौन परसों की क्लास में, परसों फ्राइडे है ना, फ्राइडे की क्लास में मैं आपका टेस्ट रख रहा हूं बेटा पहले दोनों चैप्टरों का 1 and 2 थर्ड बुक। संडे की क्लास में मैं आप लोगों को पार्टी दूंगा। ठीक है ना, हाँ सिलेबस खत्म हो गया, इस खुशी में आपका मुंह मीठा किया जाएगा। राइट, और उसके बाद फिर आपके रिविजन्स एंड टेस्ट सीरीज वो हमारी दोनों स्टार्ट होंगे। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।